जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं इस वीडियो में भारत के सर्वोच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो है भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाग 5। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सर्वप्रथम पूछ रहा है। तो ये हुआ था रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 के तहत, 1773 के तहत। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1773 होगा, 1773 के तहत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। 1973 हो गया था, गलती हो गया था, थोड़ा मिस्टेक। प्रश्न संख्या 3। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, इसी को भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। दोस्तों, जो इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है ना, तो ये ऑप्शन जो एग्जाम में पूछे गए हैं ऑप्शन वही लिया गया है। तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि बीपीएससी, यूपी पीसीएस और यूपीएससी के भी प्रश्न लिए गए हैं, एसएससी, और तमाम क्वेश्चन जो पिछले वर्ष के परीक्षा में पूछे गए हैं सभी प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न कहता है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 6। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहॉक जज की नियुक्ति कब होती है? जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या में कमी होता है, तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो एडवोकेट होना चाहिए कम से कम, यानी वकील होना चाहिए कम से कम 10 वर्ष तक। उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक होना चाहिए? 10 वर्ष तक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न कहता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं, यानी कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं? तो ये करते हैं 65 वर्ष तक। कितने? 65 वर्ष तक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 9। नवा प्रश्न कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो यह है 65 वर्ष। 65 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने आयु तक कार्यरत रहते हैं? तो रहते हैं 65 वर्ष तक। इसमें 65 वर्ष नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी। ये 3 क्वेश्चन रिपीट हो गया है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो इसीलिए हम इसको इंक्लूड कर लिए हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न कहता है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था जस्टिस रामास्वामी के लिए। इसके लिए पेश किया गया था जस्टिस रामास्वामी के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जस्टिस रामास्वामी। महाभियोग पेश किया था गया था।
लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था, तो इसीलिए बच गए थे। ये प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो राष्ट्रपति का कौन कौन कार्य करता है, तो ये करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो ये किए थे मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे वो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। कौन? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न कहता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? तो रिटायर करने के बाद जज, सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, यानी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो वकालत किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं। प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न कहता है कि कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय के समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये अंग्रेजी भाषा में समस्त कार्रवाई होगी, ये निर्धारित करता है भारत संविधान के अनुच्छेद 348। कौन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न कहता है कि भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है। कैसा है? स्वतंत्र। तो ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र। ये प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रश्न जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का विवाद हो जाए तो ये मामला जाता है भारत का उच्चतम न्यायालय में। कहाँ जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय में, अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। प्रश्न संख्या 18वां प्रश्न कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य होता है उसका क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ होता है कानून के संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण। क्या होता है? कानून के संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण होगा यहाँ पे, निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुनर्निरीक्षण। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न कहता है कि न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायिक पूर्वालोकन का एक अर्थ ये भी होता है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यह क्वेश्चन भी पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न कहता है कि न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ में है। तो ये भारत और यूएसए दोनों जगह में है। कहाँ है? भारत और यूएसए दोनों में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत और यूएसए में। प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न कहता है दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है। निर्णय लेने के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? ये होता है आरंभिक अधिकारिता। कौन सा? आरंभिक अधिकारिता। क्योंकि दो या अधिक राज्यों के बीच में जब विवाद हो जाता है तो ये मामला सीधे कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और ये कहलाता है आरंभिक अधिकारिता, अनुच्छेद 131 के तहत। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आरंभिक अधिकारिता। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विवाद में
सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 334 ए को मिला करके अनुच्छेद 333 को पढ़ना। तो अनुच्छेद ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपीलीय न्यायालय बोल रहा है। अगर पूछेगा मूलाधिकार के लिए तो हो जाएगा 131। यहाँ पर अपीलीय न्यायालय क्षेत्राधिकार पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आता है मूल क्षेत्राधिकार के तहत। कौन सा? मूल क्षेत्राधिकार के तहत। तो उसके 131 में चर्चा किया गया है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाए या कुछ राज्य और कुछ राज्य अलग अलग कई राज्य मिलकर विवाद कर दें तो सीधे कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। या केंद्र के साथ कुछ राज्य और कुछ राज्य मिलकर कर देंगे तो वो भी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एकदम प्रीवियस ईयर प्रश्न PY की। और ये अब तक के जितने भी सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न कहता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तब देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। यदि राष्ट्रपति सलाह मांगे यानी परामर्श मांगे तभी दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार कहा गया है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे CJI वही इसका क्या बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे। जो रिटायर होंगे वो तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति। ये प्रश्न संख्या 26वां प्रश्न कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। माफ कीजिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो वो किया था संविधान के आधारभूत ढांचे का स्पष्ट शंकरी प्रसादवाद 1951 में। कब किया था? शंकरी प्रसादवाद 1951 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शंकरी प्रसादवाद 1951। प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न कहता है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु संविधान के मूल यहाँ पर ढांचे होगा, क्या होगा? मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। तो ये कहा था केशवानंद वाद में। केशवानंद वाद 1973 में। कब कहा था? केशवानंद वाद 1973 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केशवानंद वाद 1973। आइए प्रश्न संख्या 28वां प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे थे? कौन आसीन रहे थे? तो वो रहे थे कमल नारायण सिंह। कौन? कमल नारायण सिंह। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कमल नारायण सिंह। प्रश्न संख्या 29वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी।
तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी। अब आइए प्रश्न संख्या 30वां प्रश्न कहता है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो प्राप्त है वो है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 31वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकारिता में आते हैं। तो वो आते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण। क्या आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और 226 के तहत कौन आता है? हाई कोर्ट में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील थी जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो महिला थी जो वकील से डायरेक्ट बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जज, वो थी इंदु मल्होत्रा। कौन थी? इंदु मल्होत्रा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा। प्रश्न संख्या 33वां प्रश्न कहता है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो देगा तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आइए प्रश्न संख्या 34वां प्रश्न कहता है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लोकहित मुकाबला, इसको PIL कहते हैं। क्या कहते हैं? PIL। न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PM भगवती। कौन थे? PM भगवती। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, PM भगवती। प्रश्न संख्या 35वां प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 10 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष। ये प्रश्न पीछे भी आया हुआ था। प्रश्न संख्या 36वां प्रश्न कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है तो कब? जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37वां प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय है? उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ये प्रश्न संख्या 38वां प्रश्न कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त है? तो प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। इसको कौन सा क्षेत्राधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 39वां प्रश्न है कि भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो अभी तक कोई महिला नहीं रही है तो वो पोस्ट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि CJI। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आइए प्रश्न संख्या 40वां प्रश्न कहता है कि खाली स्थान के फैसले भारत में बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय।
प्रश्न संख्या इस थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो इसको छोटा कर लेते हैं। ये यूपीएससी का शायद प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है? तो आता है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और एक होता है दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो ये दोनों आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कौन सा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी 131 के तहत। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 4, 1 और 4 है ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 42वां प्रश्न है, भारत के शीर्ष न्यायालय के अधिकारी के अधीन निम्न में से कौन सा नहीं आता है? तो शीर्ष न्यायालय के जो अधिकारिता है उसके अंतर्गत कोलिजियम अधिकारिता नहीं आता है। कौन नहीं आता है? कोलिजियम अधिकारिता। प्रारंभिक आता है, अपीली आता है, एडवाइजरी यानी सलाहकारी भी आता है, परामर्शदायी भी आता है, लेकिन ये कोलेजिएट नहीं आता है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोलेजिएट अधिकारिता। प्रश्न संख्या 43वां प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन से कथन सच है? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई, तो ये सही है, ये वाला सही है। अब लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है। तो केवल ऑप्शन ए सही है इसका। तो कोड का सही चयन कीजिए, तो ऑप्शन ए इसका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे कुल 43 प्रश्न। कौन से प्रश्न थे? 43 प्रश्न, जो कि अभी तक किसी न किसी एग्जाम में इतना ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।